साढ़े 8 से साढ़े 10 बजे के बीच तक इंटरव्यू का आपकी राइटिंग कैसे है, खुद से आप बता दो उनको कि ये चीज़ मुझे आता है। बट आपने सर्टिफिकेट क्यों नहीं लाया? बच्चों को एबीसीडी आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नंदा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि मैं केवी का कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी का इंटरव्यू देके आई हूँ और उसमें क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा और उससे क्या आपको फ़ायदा होने वाला है, इन सब पूरी वीडियोस को अच्छे तरह से देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि पैनलिस्ट ने किस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पुटअप किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं वहाँ पर गई तो 8:30 से 10:30 बजे के बीच तक इंटरव्यू का पूरा ही रजिस्ट्रेशन होना था। तो आप इसके बीच अगर पहुँच जाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अदरवाइज़ अगर उन्होंने बोल दिया है कि 10:30 बजे से के पहले बाद जो आएगा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जो भी लेट गया तो उसका रजिस्ट्रेशन होना बंद हो गया था। इसलिए जो भी टाइम उन्होंने फॉर्म में मेंशन किया है, विद इन टाइम आप जा करके अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स लेकर के, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो लोग बीएड वाले हैं ना, तो बीएड वालों को नहीं ले रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ डीएलएड वालों को ले रहा है। और खुशी की बात तो ये है कि जो जिन लोगों का डीएलएड है और जो लोग सीटेट नहीं भी पास हैं, वो भी जा कर के वहाँ पे वैकेंसी में अप्लाई कर दे रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के लिए। उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों ने सीटेट नहीं पास किया है वो भी बिल्कुल बेफिक्र होकर के जाके अपना इंटरव्यू दें कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो 8:30 से 10:30 बजे तक का रजिस्ट्रेशन का टाइम था और जैसा कि उन्होंने बोला था कि 10:30 बजे से करेक्ट इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा और बिल्कुल ही उन्होंने लेट नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ जबलपुर केवी का इंटरव्यू दे के आई हूँ जीसीएफ 2 का। तो वहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ। टीचर्स थी, पैनलिस्ट आए थे और टाइम से इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। मेरा जो नंबर था वो 5वें नंबर पे था। मेरे पहले 5 गर्ल्स जा चुकी थी, लेडीज़ थी, वो जा चुकी थी और उनसे जो क्वेश्चंस पुटअप कर रहे थे वो भी मैं थोड़ा सा साइड होकर के देख रही थी कि उनसे किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप कर रहे थे। तो वो यही कुछ कुछ से लिखा रहे थे, जो 4 लाइन के होते हैं इंग्लिश वाले कॉपी, तो उसमें आपकी राइटिंग कैसे है, तो वो राइटिंग भी देख रहे थे। अगर वो कुछ कह रहे थे कि ये लिखिए, तो वो लिखाने के लिए बोल रहे थे, जैसे कैट, रैट या इसी तरह के छोटे छोटे वर्ड्स जो अभी इनिशियली बच्चा सीखता है। और हाँ, तो इस तरह से लिखा रहे थे कि वो उनको पता चल सके कि आपकी राइटिंग हैंडबोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड की राइटिंग कैसी है। ठीक, तो जब मेरा नंबर आया तो मैं गई वहाँ पे, तो उसमें वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। वो मैम, प्रिंसिपल मैम, मुझे लगता है वो बीच वाली रही होंगी, मतलब थ्री थी, तीन थी और तीनों में से बीच वाली मुझे लगता है कि वो प्रिंसिपल मैम ही रही होंगी। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे बुलाया और मैं भी वहाँ पे गई। जब उनका चेहरा से हंसा हुआ देखा तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे भी थोड़ा सा लग गया कि हाँ, थोड़ा-सा मैं अच्छा परफ़ॉर्म कर पाऊँगी। हालाँकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ दिए हैं, लेकिन वो होता है ना कि जब थोड़ा-सा अपना टाइम आता है तो थोड़ा-सा नर्वस फ़ील होता है। लेकिन फिर भी मैं जैसे ही गई और उनका चेहरा देखी और वो इतना स्माइल कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये मतलब मुझे थोड़ा सपोर्ट कर रही हैं। तो फिर मैं वहाँ पे गई और गुड सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबको विश करना होता है, जितनी भी हैं। ये नहीं कि एक को आपने विश कर दिया एक बार में, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं। अगर 3 हैं पैनलिस्ट, 3 मेंबर्स हैं उसमें, तो आपको तीनों को ही विश करना है, बारी-बारी से सबको करना है। किसी को भी ऐसा फ़ील ना हो कि उनको इग्नोर किया गया है। ठीक है? उसके बाद आप वहाँ पे सीट रखिए, आपको बैठना नहीं है, आप पूछ के ही बैठना है। मे आई सिट मैम, मे आई सिट सर, अगर किसी में सर हैं तो वो सर से या मैम इस तरह से करके पूछ सकता है। जनरली लेडीज़ को प्रेफ़र दिया जाता है, तो पहले लेडीज़ से ही पूछेंगे। ठीक है? तो मे आई सिट, और फिर मैं बैठी, उन्होंने बैठने के लिए बोला। फिर उसके बाद अब ये नहीं कि पहुँचे हैं तो फटाफट आप इंटरव्यू में अपना तुरंत ही बोलने लगेंगे, इंट्रोडक्शन देने लगेंगे, नहीं। आप बैठे हैं तो आपसे वो पूछेंगे, अगर वो बोलते हैं कि आप अपना दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, मतलब इंटरव्यू में सॉरी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अगर वो बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन देना है, तब तो ठीक है, आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। अगर वो नहीं बोलते हैं या फिर आपसे कुछ आपका नाम पूछते हैं, तो आप नाम बताइए, फिर उसी में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन अपना ऐड कर लीजिए, ठीक? तो उन्होंने जैसा मुझसे पूछा था कि व्हाट्स योर नेम, तो इंग्लिश में पूछा था, तो दैट्स व्हाई आई आंसर्ड इन इंग्लिश। और ओवरऑल मैंने अपना जो इंटरव्यू था पूरा ही फोकस किया था कि मैं इंग्लिश पे ही दूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड है और वो मुझे प्रेफर करें, क्योंकि मेरी जो है बेस लाइन वो सीबीएसई बोर्ड की है, आईसीएसई बोर्ड की है, काफ़ी अच्छी रह भी चुकी है। तो मुझे इंग्लिश बोलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैंने इंग्लिश बोला भी। और मैंने अपने बहुत सारे केवी के इंटरव्यू और डेमो टीचिंग की क्लासेस मैंने अपने इसी चैनल पे दे रखी है, जो कि मैं डायरेक्ट वैकेंसी के लिए बच्चों को लिए तैयार करवा रही थी। तो उसमें मेरे साथ ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया था।
तो इस वजह से मतलब उसको मैंने फिर थोड़ा ड्रॉप कर दिया। लेकिन फिर क्या है कि आप अगर आपको वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुई थी। मैंने अपनी ही वीडियोज़ खोल करके अपनी ही वीडियोज़ से एक होता है नहीं कि स्ट्रेंथ पाना, तो वो मैंने स्ट्रेंथ पा लिया था। क्योंकि वो आपको अगर आपको नॉलेज है एनईपी वगैरह की, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू ईयर आई है, एफएलएन वगैरह की, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या शो करता है वहाँ पे क्लासरूम में कि हाँ, आप काफ़ी ज़्यादा हैं, आप टैलेंट है आपके अंदर, तो औरों से अलग है। देखिए जनरली क्या होता है ना, वही लेडीज़ जाती हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाती हैं, तो या फिर इस तरह से नॉर्मल जाती हैं, तो क्या होता है कि उनसे आपका कॉम्पिटिशन थोड़ा मतलब ऊँचा होता है। आपका जो लेवल होगा आपको पहले ही प्रेफ़र किया जाएगा अगर आपको इस तरह की नॉलेज रहेगी। तो मैंने वीडियोज़ बनाए थे, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी वीडियोज़ दी थी, पीएम श्री योजना ये सारी दी थी, और उसको मैंने खुद की ही जो वीडियोज़ थी खुद को ही एक बार पूरी ही वीडियोज़ मैंने देख ली थी। लर्निंग आउटकम्स, एम्स वगैरह जितनी भी थी सारी ही देख लिया था, तो मुझे काफ़ी हेल्प हुआ था। तो आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी कि जाके उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि बाल वाटिका में हम लोगों को नहीं पढ़ाना है, पर क्या है ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका थोड़ा मुश्किल होता है। बड़े बच्चों को क्या है कि आप डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट कर दोगे, लेकिन छोटे बच्चों को डायरेक्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट करोगे, कुछ ना कुछ आइडिया लेकर के करोगे। तो रही बात ये, अब हम टॉपिक पे आते हैं कि जो केवी में पैनलिस्ट थी उन्होंने मुझसे क्या पूछा। सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा मेरा नाम, तो फिर मैंने क्या किया, अपना नाम बताया, फिर मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे बताया, और करेंटली जहाँ पे अभी हूँ यहाँ पे बताया, और किस रीज़न से हूँ ये भी बताया। और हाँ, अगर आपके पास जैसे आप कोई कैंडिडेट्स होता है जो डायरेक्ट वैकेंसी में शॉर्ट आउट हो गया, या 2 नंबर से, ढाई नंबर से, इस तरह के नंबर से अगर वो शॉर्ट आउट हुआ है ना, तो वो ज़रूर वहाँ पे बताना है। वहाँ पे ऐसे मतलब फ्रेंडली तरीके से वो पहले बोलेंगी साइन करने के लिए बोलती हैं, क्योंकि वहाँ पे आप जाते हैं पैनलिस्ट के पास, तो पैनलिस्ट भी साइन करवाते हैं। तो साइन करते-करते आपको बोल देना कि मेरा डायरेक्ट वैकेंसी में मैंने दिया था एग्ज़ाम, बट 0.5 या 0.2, 0.3 इस तरह से नंबर, जिनका भी 2 नंबर, 1 नंबर से मेरा रुक गया, नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो इससे क्या है ना कि उनको होगा कि हाँ, ये डायरेक्ट वैकेंसी में इतना ज़्यादा नंबर इन्होंने गेन किया था, इसका मतलब ये है कि ये कैंडिडेट्स को आता है, मतलब इसको हम प्रेफ़रेंस देंगे, ठीक है? तो फिर मैं ऐसे अपना साइन किया मैंने, साइन किया, तो फिर उसके बाद वो उन्होंने मेरी मार्कशीट पलट रही थी, तो बीच में जो थी, मुझे लगता है वो प्रिंसिपल थी, काफ़ी फ्रेंडली लग रही थी, मुस्कुराते हुए। उन्होंने मुझसे पूछा डीएलएड में कि आपके एक पेपर में समावेशी शिक्षा है, तो आप समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हो? तो मैंने उसका जवाब दिया, समावेशी शिक्षा से क्या समझते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा भी चुकी थी बच्चों को बहुत सारा कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, तो मैंने बहुत क्वेश्चन सर्च भी किया था, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, जाके देख लेना। तो वहाँ पे समावेशी शिक्षा पूछा, फिर उन्होंने हाँ एनईपी पूछा 2020 के बारे में, एनईपी 2020 के बारे में, फिर मैंने मेंशन किया। कभी कभी कोई कोई चीज़ होती है ना, खुद से आप बता दो उनको कि ये चीज़ मुझे आता है, ठीक है। तो जैसे मनोदर्पण वगैरह हुआ, तो आप उसको खुद से नाम ले लो, उस चीज़ का आईसीटी का नाम ले लो, तो इससे क्या होगा ना कि उनको पता चलेगा हाँ, ये अपडेटेड है और ये वाक़ई में मतलब कि इसको नॉलेज है, ठीक है? तो इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में मतलब एम्स और लर्निंग आउटकम्स में क्या डिफरेंस होता है? कैन यू डिफाइन इट? इसको पूछा था उन्होंने, ठीक है? तो कुछ इस तरह के बेसिक्स क्वेश्चन पूछे थे। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। और एक क्वेश्चन और पूछा था कि आप फाउंडेशन एफएलएन जानते हैं? एफएलएन क्या होता है? तो फिर एफएलएन के बारे में भी मैंने बताया उनको। तो और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस जो होते हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, उनके लिए क्या एक्ट आया है। तो इस तरह की चीज़ें मुझसे पूछी गई, और मुझे भी लग रहा था कि ये मुझसे इस तरह की चीज़ें क्यों पूछ रही हैं, मतलब ये थोड़ा सा हो जाता है ना कि बेसिक चीज़ें हो गई। तो मेरे को लगा कि ये मेरी क्वालिफिकेशंस इतनी अच्छी हैं, सीटेट में इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, तो मुझे लगा कि शायद उस वजह से ये देख करके पूछ रही हैं। और एक बात और है, अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप टीचिंग एक्सपीरियंस पूरा लेके जाइए, और टीचिंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि अगर टीचिंग एक्सपीरियंस आप बोल देते हैं सर्टिफिकेट नहीं है तो वो मान्य नहीं होगा। तो मेरी मदर का स्कूल था, तो मैंने वहाँ पे, भाई अपना स्कूल है तो इंसान पढ़ाएगा ही, तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि हाँ मैंने पढ़ाया है, लेकिन टीचिंग सर्टिफिकेट मैं लेके नहीं गई थी। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उन्होंने बोला कि ठीक है, नहीं मान्य नहीं होगा आपका ये, तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। लेकिन फॉर्म में तो था, फॉर्म में था, और वही फॉर्म उनके पास गया था, पैनलिस्ट के पास। पैनलिस्ट ने क्वेश्चन भी किया कि आपने मेंशन किया है कि आपने टीचिंग किया है, बट आपने सर्टिफिकेट क्यों नहीं लाया? तो फिर मैंने बताया कि वो मेरा अपना स्कूल था मैम, हाँ, तो नहीं ले आया। तो उन्होंने उसको माना और काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। फिर उसके बाद
उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं न कहीं आपको भी इस तरह की ट्रिक्स मिल रही हैं कि जो आप अपने आप को वहाँ पे अच्छा दिखा सकें, ठीक है? तो अच्छा तैयारी करके अच्छी तरीके से दिखा सकें ताकि आप सिलेक्ट हो जाएँ। तो उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि ये बताइए, बच्चों को एबीसीडी आती है, सबको एबीसीडी आती है, लेकिन आपको क्या करना है, उन्हें 3-3 वर्ड्स के सिखाने हैं, न्यू वर्ड्स से इंट्रोड्यूस कराना है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, मैंने इतने सारे आप लोगों को इंटरव्यू और डेमो टीचिंग दिए थे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा जब शुरू में गई ना, तो थोड़ा-सा लगा, लेकिन उसके बाद जब हो गया तो इट्स ओके हो गया। फिर वो सब मेरे लिए खेल बन गया था। मेरे को बहुत मज़ा आने लगा, मेरे को लग रहा था कि आधे घंटे 1 घंटे ये मेरा ले ही ले। तो क्योंकि वो अपने लिए ही अच्छा होता है ना, तो फिर मैंने क्या किया कि जो इस तरह का वर्ड्स था, मतलब उन्होंने बोला कि इस तरह की चीज़ें आप बताइए, कैसे आप उनको नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराएँगी, तो इसका मैंने क्या किया, फिर मैंने डेमो दिया। इसका मैंने डेमो दिया, डेमो में सिंपल आपको बता दूँ, आपको क्या है ना, आपको थोड़ा-सा अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, ओपन करके रखना है। उसमें क्या करना है, फिर मैंने 1 सेकंड के लिए सोचा, उसके बाद बोला कि फिर मैंने बच्चों से पूछा ऐसे इंग्लिश में कि आपने हैव यू सीन एनी एनिमल अराउंड अस, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछा बच्चों से। तो फिर खुद को ही आंसर दिया। मैंने बोला था जो इंटरव्यू वाली क्लास में मैंने बताया था, जो मैं क्लास ले रखी हूँ प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने बताया था कि खुद खुद ही क्वेश्चन पूछो, खुद ही आंसर दो, ताकि बच्चे जो है मतलब इस तरह से हो कि आप क्लास में हो, ठीक है? फिर मैंने खुद ही हाँ, बोला कि हम एनिमल्स को देखा है, अच्छा। फिर मैंने बोला डॉग, अच्छा ठीक है, तो डॉग लिख दिया, ठीक है, DOG डॉग लिख दिया। उसके बाद इसी तरह से डॉग से फिर नया वर्ड्स बना दिया, फॉग, इस तरह से बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद किसी ने बोला कैट, तो मैंने कैट से बनाया मैट, ठीक है। फिर कैट से मैट बन गया, मैट से इसी तरह से रैट बन जाता है, AT एट, तो वहाँ पे अंडरलाइन भी मैंने किया, देखो रैट एट। और हाँ, ये नहीं है कि डायरेक्ट आपको बोर्ड पे ही लिख देना है, बोर्ड पे 4 लाइनें खींचनी है, उसके बाद उसमें लिखना है। और हाँ, आप कर्सिव राइटिंग लिखोगे तो आपकी राइटिंग काफ़ी मतलब इंप्रेसिव लगेगी। आप कर्सिव राइटिंग यूज़ करना वहाँ पे लिखने के लिए, बहुत अच्छा लगता है, मतलब देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो उन्हें देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरह से फिर मैंने इस तरह का उन्हें दिखाया, कैट रैट मैट, इस तरह के कई सारे वर्ड्स मैंने सिखा दिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, बहुत खुश हो गई मुझसे। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक क्वेश्चन उन्हें पूछा था कि ये बताइए कि अब बच्चे गिनती नहीं जानते। पहले पहले उन्होंने मुझसे बोला कि बच्चों को आप गिनती कैसे सिखाएँगे? तो मैंने बोला कि क्राफ्ट से सिखा देंगे, 1 कट के, 2 कट के, इस तरह से करके क्राफ्ट से सिखा देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं, क्लास में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास। आप बताइए गिनती कैसे सिखाएँगे? नंबर्स कैसे सिखाएँगे बच्चों को? 1 2 3 4 कैसे सिखाएँगे? तो फिर मैंने सबसे पहले ही पूछा, मैम वो किस क्लास के बच्चे हैं? तो वो बोली कि फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं। मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट क्लास के बच्चे। फिर मैंने क्या किया कि देखिए, एक चीज़ होता है ना कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना ज़्यादा काम कर रहा है। तो फिर मैंने तुरंत सोचा कि अच्छा, फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, तो इतना तो होता है, सब बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि वो अपना बर्थडे डेट याद रखते हैं। तो बर्थडे डेट से डेट, बर्थडे डेट, फिर मैंने कहा बर्थडे डेट्स मैं सबसे पूछूंगी और उसी तरह से उनको नंबर बर्थडे डेट से सिखा दूंगी, क्योंकि बच्चों को बर्थडे तो अपना लर्न ही रहता है कि कौन सी डेट को किसका बर्थडे आता है। फिर वो मुस्कुराने लगी, फिर वो इंप्रेस हो गई। तो इसी तरह से मेरा ओवरऑल मेरा टीचिंग का पूरा ही इंटरव्यू गया था। और जब फिर उन्होंने मुझे जाने के लिए बोला, और फिर मैं वहाँ से गई मुस्कुराते हुए बोला। और पता है, जब मैं इंटरव्यू दे रही थी ना, तो वो मुझसे आपस में भी थोड़ा बहुत बात कर रही थी, बोली ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक तो है। मतलब मुझे ऐसा पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। जब ऐसा पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है, मतलब मेरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इसी तरह से टाइमली जाइएगा। और हाँ, अटायर पर भी मैं बात कर चुकी हूँ मेरे वीडियोज़ में कि किस तरह से आपको अटायर पहनना है। चलिए ठीक है, फिर से मैं बता दे रही हूँ। अब जैसे कुछ लोगों को मैं देख रही थी कि एकदम स्लीवलेस पहन रही हैं, साड़ी एकदम मतलब उस तरह का, तो उस तरह का आपको अटायर नहीं बना के जाना है। प्लीज़, आप टीचर हो तो आप टीचर की तरह दिखो। सिंपल आपको सलवार सूट पहन के जाना है, और या फिर साड़ी पहन के जाइए। और साड़ी में भी ये नहीं कि ब्लाउज़ आपका स्लीवलेस हो, नहीं, स्लीवलेस ब्लाउज़ मत पहनिए। आप नॉर्मल साड़ी, नॉर्मल ब्लाउज़ बनवा लीजिए, उसी तरह से पहनिए, स्लीवलेस मत पहनिएगा। क्योंकि वहाँ पे मैंने 1-2 लोगों को ऐसे देखा, तो ये भाई उनके लिए नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब स्लीवलेस पहन के आप वहाँ पे सिखाओगे बच्चों को, तो ये गलत इंप्रेशन जाता है, आपको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। वो अटायर भी फर्स्ट इम्प्रूव हो, मतलब इंप्रेशन जाता है अटायर का। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगा कि जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ, उससे मैंने आपको कुछ दिया ही है। तो जा कर के अपना जितना भी मैंने है डेमो टीचिंग वगैरह है, जो भी है, क्योंकि कुछ लोगों से ना फ्रैक्शन वगैरह भी पूछ रही थी। अब देखिए, धीरे धीरे याद भी कितना आ रहा है। 1-2 लोगों से फ्रैक्शन भी पूछ रही थी, किस तरह से फ्रैक्शन पढ़ाओगे। 1-2 लोगों से लाइन भी लिखा रही थी, हिंदी की लाइनें। 1-2 लोगों से पूछ रही थी आप शेप्स साइज कैसे पढ़ाओगे। तो शेप्स साइज पे भी मैंने एक वीडियो बनाया, किस तरह से बच्चों को शेप साइज सिखाना है। तो जा करके वहाँ से पढ़ लीजिएगा और अपना अच्छा इंटरव्यू दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा मेरा तो अच्छा गया है। अब देखते हैं वेबसाइट्स पे वो लोग क्या डाउनलोड कर, मतलब क्या अपलोड करते हैं, क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए ठीक है, हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।